सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड ब्लड के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड हिटमैन की जो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसे मजबूर कर देता है अपना पुराना रूप दिखाने पर। कहानी की शुरुआत होती है और हम मेलोडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी जंगल के बीचों बीच है और वो यहाँ के बर्फ पे स्कीइंग कर रही है। थोड़े समय के बाद उसका बैलेंस खराब होता है तो वो जा करके टकरा जाती है एक पेड़ से और धप से गिरती है नीचे गिरते समय पेड़ की एक टहनी घुस जाती है उसके पैर के अंदर। अब धीरे धीरे मेलोडी की हालत खराब हो रही है। वो ऐसे ही जमीन पर रेंग रही है। उसे पता है कि अगर वो यहाँ पर ऐसे रही तब कहीं वो जिंदा ना बचे। वो रेंगती हुई जाती है दूर। वहीं पर उसे एक घर नजर आता है। वो जाने लगती है घर की तरफ। ये घर हेनरी नाम के एक आदमी का है जो बहुत समय से यहाँ पर रह रहा है। वो बड़े ही ध्यान से अगल बगल की चीजों को देखता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मेलोडी पे। वो उसके पूरे शरीर को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि ये लड़की घायल हो चुकी है। तब वो उसे उठा के लेकर के जाता है घर के भीतर उसका उपचार करने के लिए। तब मेलोडी लेट जाती है बिस्तर पर। उसको सारी चीजें धुंधली नजर आ रही है। वो हेनरी को देखती है जो अपने चाकू को शार्प कर रहा है ताकि उसके पैरों से वो लकड़ी की टहनियों को निकाल सके। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है कुछ महीनों पहले का दृश्य। हम हेनरी को देखते हैं शेव करते हुए। तब हमें पता लगता है कि हेनरी एक हिटमैन है। उसने अब तक 99 लोगों को मार दिया है। उसके पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया है नए आदमी का जिसका नाम है केस्लर। केस्लर एक करोड़पति है। अब हेनरी तैयारी कर रहा है अपने नए टारगेट को मारने की। वो केस्लर पर नजर रखना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है कि केस्लर जा रहा है एक शौना के अंदर और सही मौका है मारने के लिए उसे। तब हेनरी भी चला जाता है भीतर। वो उसे इस तरीके से मारता है कि उसकी एक आवाज तक नहीं निकलती और किसी को भी पता नहीं लगता कि केस्लर को मार दिया गया है। तब हेनरी आता है बाहर और वहां से निकलने के बाद चुपचाप चला आता है एक लॉकर रूम में। वो जैसे ही लॉकर खोलता है उसे एक ब्रीफकेस मिलता है जिसके अंदर उसके पैसे हैं। अब हेनरी का मिशन खत्म हो चुका है। उसको पैसे मिल गए, यानी सारी चीजें उसके लिए खत्म हो गई। वो पैसों को लेकर के चला आता है वापस। लेकिन अगले दिन होता है केस्लर का फ्यूनरल। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। सब अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं। यहीं पर हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनका नाम है कैपा और डेविस। इन दोनों को केस दिया गया है केस्लर का। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जिसने भी केस्लर को मारा है वो एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। उसने सारे सबूतों को खत्म कर दिया है। उसने पॉलीमर बुलेट का इस्तेमाल किया था जो शरीर में जाने के बाद खत्म हो जाती है। उसके भी कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते। लेकिन अब इन दोनों को कैसे भी केस्लर के कातिल को ढूंढना है वरना सरकार इन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाएगी। केस्लर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। अब ये दोनों रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे ये लोग कातिल तक पहुंचे। सबसे पहले लोग बुलाते हैं केस्लर के सबसे खास आदमी को जिसका नाम है ब्रिगलर और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं केस्लर के बारे में कि उस शौना के अंदर सिर्फ केस्लर की घड़ी मिली है। उसके अलावा इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। वो लोग ब्रिगलर से पूछना शुरू करते हैं कि क्या उसका कोई दुश्मन था या कॉम्पिटिटर। ब्रिगलर कहता है कि केस्लर एक बहुत ही बड़ा आदमी था। उसके बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस थे। उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। कोई भी उसका दुश्मन हो सकता है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि केस्लर का एक बेटा है जिसका नाम है चार्ली। केस्लर ने अपनी वसीयत को बहुत ही अलग तरीके से बनाया था कि अगर उससे पहले चार्ली को कुछ भी होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी और वो लोगों में चली जाएगी। और केस्लर के दुश्मन यही चाहते थे। काबा पूछता है कि अभी कहाँ पर है चार्ली। ब्रिगलर कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। हमने पहले भी उसे छुपा करके रखा था लेकिन जैसे ही केस्लर मरा मैंने उसे छुपा दिया क्योंकि मुझे पता है कि उनका अगला टारगेट वही होने वाला है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारी की सारी प्रॉपर्टी निस्तो नाबूद हो जाएगी और पूरी दुनिया यही चाहती है। इतना कहने के बाद ब्रिगलर यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रही है और वो अभी अपने अपार्टमेंट के अंदर ही है। लेकिन वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है हम मेलोडी के बॉडीगार्ड को देखते हैं जिसका नाम है मालकम। वो हमेशा ही उस पर नजर रखता है। थोड़ी देर के बाद मालकम को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तब वो ऊपर चला आता है मेलोडी के अपार्टमेंट में। अंदर आने के बाद वो देखता है कि मेलोडी गायब है, यानी कि वो भाग चुकी है। तब वो भी परेशान हो जाता है और सारे लोगों को इत्तला करने लगता है इस बारे में। दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जो जाती है एक टैक्सी वाले के पास और बताती है कि उसे कहाँ जाना है। टैक्सी वाला उसे लेकर के जाता है एक बर्फीले पर्वत के पास। अब मेलोडी को यहाँ से एक स्नोमोबाइल को रेंट करना है। वो जाकर के बात करने लगती है एक आदमी से। तब वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। जब वो बताती है तो कहता है कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे और तुम्हें बार बार रिफ्यूल भी करना पड़ेगा। मेलोडी समझ जाती है कि आदमी बात को टाल रहा है। तब वो उसे बहुत सारा पैसा देती है। पैसा देखने के बाद इस आदमी की भी नीयत खराब हो जाती है और वो मेलोडी को दे देता है स्नोमोबाइल। तब वो आगे बढ़ने लगती है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद वो गाड़ी को रोकती है और रिफ्यूल करना शुरू कर देती है। तभी एक लड़का आकर के रुकता है उसके बगल में और कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो बहुत दूर तक रास्ते में रुकने की कहीं भी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अगल बगल में मैं एक जगह को जानता हूँ। तुम चाहो तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन मेलोडी उसकी बातों का जवाब नहीं देती और निकल पड़ती है यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी को जो अपने घर के भीतर है और वो अपने हथियारों को रिपेयर कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो चला आता है बाहर। तभी उसे मेलोडी की आवाजें सुनाई पड़ती है जैसा हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब कहानी चली आती है वर्तमान
वर्तमान समय में हम हेनरी को देखते हैं जिसके पास उसके सारे टूल्स हैं। वो एक एक करके लकड़ियों को निकाल रहा है मेलोडी के पैर से बाहर। मेलोडी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मगर हेनरी उसे समझाता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है हमारे पास, वरना तुम्हारी दिक्कतें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। तब मेलोडी शांत होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविस और कापा को। ये लोग पता लगाना चाहते हैं पॉलीमर बुलेट के बारे में। ये लोग सप्लायर को ढूंढ रहे हैं ताकि ये लोग हिटमैन तक पहुंच सके। कापा कहता है कि वो आदमी बहुत ही शातिर है, या तो कभी वो मिलिट्री में हुआ करता था या तो उसने कहीं से तालीम ली है, तभी वो इतना खतरनाक है। इसी बीच उसे याद आता है कि इन लोगों को बर्गलर का फोन टैप करना चाहिए। वो अपने डिपार्टमेंट को बता देता है कि उसे उसकी सारी कॉल हिस्ट्री चाहिए, कहीं यहाँ से उन्हें कोई सुराग मिल जाए। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद डेविस आकर के कापा को बताता है कि उसे अब इस केस से हटा दिया गया है, उसके लिए एक नया केस है, वो कहीं सीनियर्स के साथ काम करे। ये बात कापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर फिर भी वो जानता है कि डेविस के लिए यही सही है। अगर वो सीनियर्स के साथ काम करेगा तब कहीं उसका प्रमोशन भी हो सकता है। इसीलिए वो डेविस को बधाई देता है और कहता है कि मैं अकेला इस केस को देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो एक हिरण को लेकर के आता है घर के भीतर। मेलोडी जैसे ही हिरण को देखती है उसे लगता है कि हेनरी ने शिकार किया है। तब हेनरी कहता है कि नहीं, बाहर बहुत सारे भेड़िए हैं और ये हिरण घायल है। अगर मैं इसे बाहर छोड़ता तो भेड़िए इसे मार देते, इसीलिए मैं इसे लेकर के अंदर आ गया। फिर वो सवाल जवाब करना शुरू कर देता है मेलोडी से। वो मेलोडी को कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता, ऐसे जगह पर तुम क्या कर रही थी? मेलोडी कहती है कि कई सालों से मैं अपने अपार्टमेंट में कैद थी, मुझे बाहर आना था, इसीलिए मैंने ऐसी जगह को चुना जहाँ पर मुझे कोई भी ना ढूंढ सके। हेनरी कहता है कि तुम्हें जल्दी ही चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे पैरों की दिक्कत बढ़ सकती है। इतने कहने के बाद वो बाहर आ जाता है और उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था मेलोडी का। वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है, लेकिन पूरे जगह को देखने के बाद उसे ये बात पता नहीं लगती कि आखिर मेलोडी यहाँ पर गिरी कैसे। ये बात उसे परेशान करने लगती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक भेड़िया है। यहाँ पर मेलोडी का खून गिरा हुआ था और खून को सूंघते हुए भेड़िया यहाँ पर आ गया है। भेड़िए को देखते ही हेनरी अपनी बंदूक निकाल लेता है कि अगर भेड़िए ने उस पर हमला किया तब वो उसे मार करके अपनी जान बचाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद भेड़िया अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और परेशान नहीं करता हेनरी को। तब हेनरी भी उसे नहीं मारता। वहीं घर में हम देखते हैं मेलोडी को। मेलोडी को प्यास लगी है और यहाँ पर हेनरी भी नहीं है। उसे सामने ही पानी दिखता है। तब वो धीरे धीरे करके जाने लगती है पानी की तरफ, लेकिन बीच में ही उसके पैर में दर्द होता है और वो गिर जाती है नीचे जमीन पर और ऐसे ही रेंगती रहती है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हेनरी आता है। वो जैसे ही मेलोडी को देखता है वो कहता है कि तुम्हारे पेट में अभी भी लकड़ी का एक टुकड़ा है, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम थोड़ी ठीक हो जाओ, तब मैं उसे निकालूंगा। जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तुम्हारी हालत ठीक नहीं होने वाली। मेलोडी भी मान जाती है। हेनरी उसे पानी देता है ताकि वो शांत हो सके और एक कॉटन का टुकड़ा देता है और कहता है अपने दांतों के बीच इसे दबा लो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। तब मेलोडी ऐसा ही करती है और हेनरी उपचार करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम कापा को देखते हैं जिसके पास ब्रिगलर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। वो उन सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा है। सारे लोगों के बारे में उसे पता है, लेकिन यहीं पर मालकम का नाम है। मालकम के बारे में कापा कुछ भी नहीं जानता। उसे शक होना शुरू हो जाता है मालकम पर कि आखिर ब्रिगलर ने इस आदमी से क्यों बात किया है। वो पता लगाना शुरू कर देता है कि मालकम कौन है। दूसरी तरफ हम मालकम को देखते हैं जो जाता है उसी ऑटोमोबाइल रेंटल हाउस के पास जहाँ से मेलोडी ने रेंट किया था स्नोमोबाइल को। वो जाकर के वहाँ पर मेलोडी की तस्वीर दिखाता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी। तब ये आदमी कुछ भी नहीं बताता। मालकम समझ जाता है कि इस आदमी को घूस खिलाना पड़ेगा। जब वो उसे थोड़े पैसे देता है तब वो बताना शुरू कर देता है कि ये लड़की यहाँ पर आई थी और उसने एक स्नोमोबाइल को रेंट भी किया था। मालकम मुझसे पूछता है कि क्या तुम लोग ट्रैकर नहीं लगाते उन गाड़ियों पर? ये आदमी कहता है कि हाँ, हम सब पर लगाते हैं, लेकिन थोड़े समय पहले मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश की मगर अब उसका ट्रैकर बंद हो चुका है। मालकम समझ जाता है कि उसके पीछे जाकर के ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। वो भी एक स्नोमोबाइल रेंट करता है और पूछता है कि वो कौन सी दिशा में गई थी। वो निकल पड़ता है उसी दिशा में। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलोडी को जिसकी तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो बाहर चल करके आती है हेनरी के पास और उससे पूछना शुरू कर देती है कि आखिर तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो, शहर से एकदम दूर। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। हेनरी कहता है कि मुझे आवाजें परेशान करने लगी थी और लोग भी। मैं शहर में नहीं रहना चाहता था, मेरे लिए असली सुख यही है। अब ऐसे ही मेलोडी उससे बात करती रहती है ताकि इनका कनेक्शन और बेहतर हो सके। दूसरी तरफ हम कापा को देखते हैं जो जाता है केस्लर की एक्स वाइफ के पास ताकि उसे केस्लर के बारे में और चीजें पता लग सके। अगर उसे कोई भी सुराग मिला तभी वो कातिल तक पहुंच पाएगा। लेकिन जब वो बात करना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि इस औरत को डेमेंशिया है, ज्यादातर बातें इसे याद नहीं रहती और केस्लर से अलग हुए इसको बहुत वक्त हो चुका है। अब ये कोई भी काम की जानकारी नहीं दे सकती। लोग लेकर के जाने लगते हैं उस औरत को। तब उसके पास जाता है कापा और घड़ी दे देता है केस्लर की और कहता है कि इसे चार्ली तक पहुंचा देना। केस्लर की आखिरी चीज पर उसके बेटे का हक होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद ये औरत चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि केस्लर का बेटा है? केस्लर की बेटी है जिसका नाम है चार्ली। इन बातों को सुनते ही कापा आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि चार्ली एक लड़का है, लेकिन अब उसे पता लगा है कि चार्ली एक लड़की है। दूसरी तरफ मालकम ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन
लेकिन आज का तूफान बहुत ही तेज है। तूफान को देखने के बाद वो चला आता है एक छोटे से कैफे में और वहाँ आकर के कॉफी पीने लगता है कि एक बार तूफान रुक जाए तब वो आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जिसके हाथ का जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ। तब हेनरी दोबारा उपचार करने लगता है। मेलोडी उसे थोड़ी देर देखती है और कहती है कि आपने ये सारी चीजें कैसे सीखी? आप बड़े से बड़े घाव का उपचार कर देते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। हेनरी कहता है कि मैं अकेला रहा हूँ पूरे जीवन, मेरे पास कोई नहीं था मेरा इलाज करने के लिए, तब मुझे ये सारी चीजें सीखनी पड़ी जिंदा रहने के लिए। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम मेलोडी को बाहर घूमते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक पिस्टल है। पिस्टल को उसने खुद ही असेंबल किया है। यहाँ पर हमें मेलोडी के बारे में कुछ और चीजें पता लगती हैं कि वो मार्शल आर्ट में ट्रेन है और वो एक खतरनाक लड़की है। वो धीरे धीरे करके पिस्टल लेकर के आगे बढ़ती है। वो हेनरी को ढूंढ रही है उसे मारने के लिए। थोड़ी देर के बाद हेनरी उसे नजर आ जाता है फिशिंग करते हुए। वो सीधा हेनरी के भेजे में गोली मारती है बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन वो जैसे ही जा करके उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि हेनरी ने जाल बिछाया था, ये हेनरी नहीं है। तभी हेनरी उसे पकड़ करके बांध देता है अपने घर में। हेनरी ने मेलोडी के ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ी का ढट्टर रखा हुआ है उसे टॉर्चर करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेलोडी की हालत खराब होने लगती है। हेनरी उससे कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। बहुत देर तक मेलोडी शांत रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बताती है कि वो केस्लर की बेटी है, उसका नाम है चार्ली। वो अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इन बातों को सुनते ही हेनरी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जहाँ तक मुझे पता है केस्लर की कोई बेटी नहीं थी, उसका एक बेटा था। मेलोडी कहती है कि सबको यही लगता है, हर जगह यही झूठ फैला हुआ है मुझे सुरक्षित रखने के लिए। हेनरी ने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में किससे पता लगा? वो कहती है कि ब्रिगलर ने मुझे बताया और ये पूरी प्लानिंग भी, तब मैं यहाँ पर आ गई तुम्हें मारने के लिए। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खोलूं और चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। आज के बाद न तुम मेरे पीछे आओगी न मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। इतना कहने के बाद वो मेलोडी को आजाद कर देता है। तब मेलोडी आती है बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जीपीएस ऑन करती है अपने स्नोमोबाइल का, लेकिन तूफान बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। तब हेनरी उसे आकर के कहता है कि अंदर चलो और मेलोडी अंदर चली आती है। तब हेनरी उसे पूरी बात बताता है कि जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने मुझे कहा था कि मैं केस्लर के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दूं। अब तक मुझे लग रहा था कि चार्ली एक लड़का है, मैं किसी भी बेकसूर आदमी को नहीं मारता। जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कहा कि केस्लर और उसका बेटा ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं, अगर तुम इन्हें मारोगे तो समाज का भला होगा, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था। मेरे हिसाब से तुम लोग फ्रॉडस्टर हो। इन बातों को सुनने के बाद अब मेलोडी भी परेशान होने लगती है और कहती है कि आखिर आपको दिया किसने था कॉन्ट्रैक्ट, जिसने आपको ये सारी बातें बताई? तब हेनरी कहता है कि ब्रिगलर ने। मेरे पास अभी भी ब्रिगलर का नंबर है, वो मुझे बार बार कॉल करके क्या बोलता था मुझे एक एक बात ठीक से याद है। अब मेलोडी परेशान होने लगती है कि उसके परिवार में इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी तरफ हम कापा को देखते हैं, उसे भी शक होना शुरू हो चुका है ब्रिगलर पर। वो उस पर हमेशा ही नजर रख रहा है और पता लगाना चाहता है कि आखिर ब्रिगलर अब क्या करने वाला है। वो बार बार कॉल करता है ब्रिगलर को, लेकिन ब्रिगलर कॉल नहीं उठाता। अब कापा को भी उस पर शक होना शुरू हो चुका है। उसे लगता है कि वही मास्टरमाइंड है जो सारी चीजें करवा रहा है ताकि केस्लर की सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाए और उसे सिर्फ एक ही आदमी का फायदा होगा और वो ब्रिगलर है। अब कापा भी यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मालकम को जो अभी भी तूफान के कारण कैफे में फंसा हुआ है। तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है जिसके अंदर एक लिंक है। वो जैसे ही लिंक पर क्लिक करता है इसका एड्रेस चला जाता है कापा के पास। कापा ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो मालकम को ट्रेस कर सके। जैसे ही कापा को लोकेशन मिलती है वो अपने अगल बगल के साथियों को इत्तला कर देता है कि वो लोग मालकम को पकड़े, क्योंकि मालकम बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कापा को लगता है कि अगर वो मालकम तक पहुंच गया तब उसे सारी की सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। मालकम भी समझ जाता है कि उसके पीछे अब लोग आएंगे। वो तुरंत बाहर आता है और तूफान में ही निकल पड़ता है गाड़ी से। उसे जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है मेलोडी के पास। दूसरी तरफ हम हेनरी के घर को देखते हैं जिसकी हालत अब लगभग खराब हो चुकी है तूफान के कारण। मेलोडी और हेनरी दोनों घर के भीतर ही है और एक छोटी सी लाइट जल रही है। तभी एक गोली चलती है और अंदर की वो बत्ती भी बंद हो जाती है। हमें पता लगता है कि यहाँ पर मालकम आ चुका है, लेकिन मालकम मेलोडी को बचाने नहीं आया है। वो मेलोडी के साथ साथ हेनरी को भी मार देना चाहता है ताकि सारा का सारा किस्सा एक झटके में खत्म हो जाए। हेनरी भी इन बातों को समझ जाता है कि यहाँ पर कातिल आ चुके हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है। उसे पता है कि मालकम जंगल के कौन से कोने में है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है एक चाकू लेकर के। वो चाकू लेकर के जाता है मालकम के पास और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंत में हेनरी उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ हम कापा को देखते हैं जिसके साथ डेविस भी है। ये दोनों इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें एक स्नोमोबाइल नजर आती है रास्ते पर। तब ये लोग रुक जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये लोग अगल बगल में ही होंगे। ये यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। तभी हेनरी सुबह में आने लगता है अपने घर की तरफ। जब मेलोडी उसे देखती है तब उसकी नजर पड़ती है उसके चाकू पर जिस पर खून लगा हुआ है। मेलोडी को लगता है कि अब हेनरी उसे भी मार देगा। हेनरी जैसे उसके करीब आता है वो लकड़ी से उसके सर पर वार करती है। हेनरी गिर जाता है नीचे जमीन पर और वो भागना शुरू कर देती है। तब हेनरी एक बंदूक निकालता है और हवा में गोली चलाता है वार्निंग देने के लिए मेलोडी को, लेकिन मेलोडी नहीं
रुकती। लेकिन इन गोलियों की आवाजें कापा और डेविस भी सुन लेते हैं। वो भी आने लगते हैं घर की तरफ। दूसरी तरफ जब मेलोडी जंगल के बीचों बीच आती है तभी उसके सामने हेनरी आ जाता है। मेलोडी नीचे जमीन पर गिर जाती है। हेनरी गोली चलाता है। तब हमें पता लगता है कि हेनरी यहाँ के एक भेड़िए को मार रहा था और इसीलिए वो रोक भी रहा था मेलोडी को कि वो बाहर ना जाए। यहाँ पर चारों तरफ भेड़िए घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी गोली की आवाज सुनने के बाद यहाँ पे कापा आ जाता है। कापा देखता है कि हेनरी के हाथ में बंदूक है और मेलोडी उसके सामने गिरी हुई है। कापा को लगता है कि हेनरी मारने वाला है मेलोडी को। तब वो गोली चला देता है हेनरी पर और हेनरी गिर जाता है नीचे। अब यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके हैं। मेलोडी वापस चली आती है हेनरी के घर में। उसे सारी बातें याद आती है कि हेनरी ने कैसे उसकी जान बचाई थी और कभी भी उसने उसे मारने की कोशिश नहीं की। मेलोडी को बुरा लग रहा है हेनरी के लिए। जब कापा उससे बात करता है तब मेलोडी उसे ब्रिगलर का नंबर दे देती है ताकि ये लोग ब्रिगलर को पकड़े। मेलोडी को पता है कि अब हेनरी मर चुका है। वो सारी बातें बता देती है यहाँ पर कापा को कि ये लोग जाकर के ब्रिगलर को पकड़े। पुलिस वाले ब्रिगलर को पकड़ लेते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मेलोडी है जैसा उसके पिता चाहते थे। सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके पास सुरक्षित है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।